हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आई होप अच्छे होंगे। और मैं प्रियंका पांचाल आपका वेलकम करती हूँ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोबारा से क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं। इससे पहले हमने पूरा मेल गैमेटोफाइट पढ़ लिया था, फीमेल गैमेटोफाइट हमने पढ़ा था, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको एक बढ़िया सा डायग्राम दिखा देती हूँ तो तुम समझ जाओगे कि हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। देखो देखो कितने बढ़िया से डायग्राम है, तुमको समझ में आ रहा होगा डायग्राम किसका है, फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। ठीक है, इसमें एक मैं आपको सीक्वेंस दिखा देती हूँ पहले कि हमने शुरू में सबसे पहले क्या पढ़ा था। देखो सबसे पहले ये क्या था, ओव्यूल था। ठीक है, ओव्यूल में हमने पढ़ा था, पेन ले लेते भाई, पेन चेंज कर लेते, पेन का कलर। ठीक है, ओव्यूल जो है इसका मेन पार्ट होता है ओवरी का, जहाँ से फॉर्मेशन होती है सीड की या फ्रूट की। ठीक है, तो ओव्यूल में आप देख सकते हो ये जो है ये न्यूसिलस है, और न्यूसिलस ही वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं जो कि ओव्यूल को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और इसी की कोई एक सेल होती है जिसको आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकली एक हेल्दी सेल होगी जो कि आगे फर्दर ग्रो करती है। ठीक है, उसके बाद ये इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। इंटेग्यूमेंट्स का मतलब ओव्यूल की लेयर होती है। ओव्यूल जो है लेयर से कवर होता है, दो टाइप की होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट्स और इनर इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर है, जो ओपनिंग एंड है जहाँ से पोलन ग्रेन एंट्री करते हैं, एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन, एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन, जहाँ से पोलन ग्रेन की एंट्री होती है थ्रू द, ठीक है, थ्रू द पोलन ट्यूब, तो यहाँ से ये इस एरिया को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। क्लियर है, और माइक्रोपाइल के ऑपोजिट हमेशा होगा चैलेजा, जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म पार्ट जितने भी हम पढ़ते हैं ये देखते हैं, मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द। ठीक है, ये होती है वॉल ऑफ ओवेरी। क्लियर, ये जो पूरा अंदर का जो सेक्शन आप देख रहे हो ये वाला, यही वो सिंगल सेल थी जो सिंगल सेल में से, जैसे हमारी सिंगल सेल बनी थी, सिंगल सेल से क्या होता है, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद 4 सेल बनती हैं, टेट्राड बनती हैं। मियोसिस में पहले मैं बता देती हूँ, एक सेल थी हमारी, ठीक है, जो कि न्यूसिलस से निकली थी। न्यूसिलस के बाद मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 होने के बाद यही सेल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी। ठीक है, यानी कि 2 सेल बनाएंगे, और 2 सेल के बाद बनती है सिंगल सिंगल, सेपरेट सेपरेट कैसी सेल बनती हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर, ये होती हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, टेट्राड फॉर्म में आती हैं चारों सेल। टेट्राड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि चारों सेल जो हैं एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसमें जो ऊपर वाली 3 सेल हैं, ये तीनों सेल जो हैं डीजनरेट हो जाएंगे। यानी कौन से वाले पार्ट की, जो चैलेजल पार्ट की जो ऊपर के 3 सेल होंगी वो डीजनरेट होगी, और जो नीचे वाली सेल होगी जो कि किसके नियर होगी, माइक्रोपाइल एंड के, माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर वाले एंड की जो एक सेल है, यही एक सेल भी कितनी, इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, n नंबर होगी। ठीक है, उसके बाद जो हम आज फर्दर कंटिन्यू करेंगे, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, यानी माइटोसिस कैसे होता है, यानी माइटोसिस होने के बाद कैसे कैसे प्रोसेस है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है बच्चों, तो मियोसिस हमें पता चल गया, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, जिसमें 4 टेट्राड सेल बनती हैं। टेट्राड सेल में से 3 सेल जो हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, जो एक सेल बचती हैं वही सेल फर्दर ग्रो कर देगी, और बाकी का जो है उसमें माइटोसिस प्रोसेस होगा। ठीक है, चलो देख लो, ये जो तीनों सेल हैं वही जो एक सेल थी उसमें माइटोसिस होने के बाद कैसे कैसे बन रही है। जो हमारी चैलेजल सेल पे थी ऊपर की 3 सेल हैं, जो नीचे वाली सेल होती है जिन्हें हम सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं, बीच वाली जो सेल होती हैं ये बनाती है एग सेल। ठीक है, डायग्राम में देखने के बाद एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में फीमेल गैमेटोफाइट होता क्या है। चलो पढ़ लेते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है।
द फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक, यानी सिनोनिम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हैं। दूसरा, एंड इन एंजियोस्पर्म इट मोस्टली डेवलप एज ए 7 सेल्ड, ये हमेशा याद रखना बच्चों कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनती है। भैया सोचो कि सेल तो हमें ये ज़्यादातर पता ही होता है कि जितने सेल होंगे उतने ही मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस बनते हैं, एक सेल में न्यूक्लियस बनेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो 7 सेल हैं और उनके अंदर 8 न्यूक्लियस बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल, ये देख लो ये रही एंटीपोडल सेल है जो कि हमारी हमेशा चैलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल बनती है, क्लियर। उसके बाद होती है एक हमारे सेंट्रल सेल, ये जो पूरी सेल होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, क्लियर। 2 सिनर्जिड सेल, ये देखो ये जो 2 ऊपर वाली हैं ये 2 सिनर्जिड सेल हैं 1 और 2, क्लियर। और एक होती है इसमें एग सेल, 1 एग सेल है, ठीक है। तो कितने 3 सेल ये हुई, 3 सेल ये होगी और ये हो गई पूरी एक सेल। लेकिन अगर न्यूक्लियस की बात करो, इस सेल का न्यूक्लियस सेपरेट है, इसका सेपरेट है, इसका सेपरेट है, 3 न्यूक्लियस हुए, 1 2 3, कितने न्यूक्लियस हो गए 6 हुए। लेकिन एक सेल में यहाँ पे देखो 8 न्यूक्लियस, यानी कितने सेल, कितने 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस। तो अभी यही प्रोसेस हमें पढ़ना है कि फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल से 8 न्यूक्लियस कैसे बनते हैं, और ये पूरा जो प्रोसेस होता है हमारा एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है, ठीक है। इट जनरली कंटेन एंटीपोडल सेल एट द चैलेजल एंड, चैलेजल एंड पे होगा, जबकि जो एग सेल होगी और बाकी की जो 2 सिनर्जिड सेल होती हैं एट द माइक्रोपाइलर एंड, जो नीचे की साइड जो ओपनिंग वाला एरिया है जहाँ से पोलन ग्रेन जो है वो एंट्री करते हैं, ठीक है, स्पर्म एंट्री करता है, तो वहाँ पे हमेशा सिनर्जिड सेल्स होंगे। इसके बाद जो सेंटर वाला पार्ट होगा, ठीक है, जो सेंटर सेल होगी उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, क्लियर, पोलर न्यूक्लियाई होंगे। एम्ब्रियो सैक इज एक्सपेक्ट द सेंटर बाय न्यूक्लिएट सेल, यानी जो ये वाला सेल है जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है उसमें जो सेंटर वाली सेल होती है वो बाई न्यूक्लिएट होती है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए हम इसको बाई न्यूक्लिएट बोलते हैं, क्लियर है। तो 3 कैसी हुई, 3 हमारी एंटीपोडल सेल होगी जो चैलेजल एंड पे होंगी, 3 हमारी, 3 में से 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, एक जो है एग सेल होगी जो माइक्रोपाइलर एंड पे होगी, और बीच की जो हमारा पूरा सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिसको हम बाई न्यूक्लिएट सेल बोलते हैं। तो ये ओवरऑल एक फीमेल गैमेटोफाइट हो गया जिसके मेन पॉइंट है चैलेजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, चैलेजल एंड पे कौन सी सेल होती है और माइक्रोपाइलर एंड पे कौन सी सेल होती है, क्लियर, ठीक है। आप ज़रा देख लो यहाँ से, अब देखो कैसे कैसे मैं आपको एक ब्लैंक पेज लेके अब थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये कैसे कैसे सेल हमारी बन रही हैं। देखो फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, और 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो इसमें बेसिक होता क्या है, जो ओव्यूल थी जो हमने पढ़ लिया था, जो न्यूक्लियस वाली सेल है, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, 3 डीजनरेट हो जाती है, उसमें से एक जो है हमारी सेल होती है जो हेल्दी सेल होगी, वही फर्दर जो है आगे ग्रो करते हैं। चलो टेट्राड से शुरू कर देते, हमारी जो है एक सेल थी, क्लियर है, ये सेल हो गई। यही सेल जो है अगर हम इसको बोलें मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है,
मेगास्पोर मदर सेल, यही वो सिंगल सेल होती है जो हेल्दी होगी, और बाकी की जो 3 डीजेनरेटिव सेल होती हैं वो इसको अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं ग्रो होने के लिए। ये सेल जो हैं ग्रो होगी, ठीक है, ग्रो होके इसमें होगा माइटोसिस 1, ठीक है, माइटोसिस 1 हुआ, या माइटोटिक डिवीजन, या इसको आप माइटोटिक भी बोल सकते हो, माइटोटिक डिवीजन 1, क्लियर, माइटोटिक डिवीजन 1। उसके बाद यही सेल जो है आपस में उसके बाद जो है 2 न्यूक्लियस बनाती है, ठीक है, अपने 2 सेल बनाती है। उसके बाद होता है माइटोटिक या माइटोसिस 2, ठीक है। इसके बाद 2 से कितनी बनती है, 4 सेल बनती है, ठीक है, 4 सेल होगी। उसके बाद आता है हमारा माइटोसिस 3, माइटोसिस 3, माइटोसिस 3 आता है, जिसमें इन 4 सेल से इनकी डबल सेल बनती हैं, यानी कितनी बनती हैं, 8 सेल बनती है, 1 2 3 4, ठीक है, 8 सेल बन गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि माइटोसिस 1 होगा, 1 सेल से 2 बनेंगे, माइटोसिस 2 होगा, उसमें 2 से 4 सेल बनेंगी, फिर माइटोसिस 3 होगा जिसमें 4 से 8 सेल बनती है। अब ये 8 सेल देखो, 8 सेल में किस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस शेप का होगा। सपोज करो ये हमारा कैसा एंड है, ये हमारा हो गया चेलेजल एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड, चेलेजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, चेलेजल, माइक्रोपाइलर, सही सेम सीक्वेंस चलता रहेगा, चेलेजल और माइक्रोपाइलर एंड। तो जो चेलेजल वाली सेल होंगी, ये जो तीनों सेल होंगी, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, क्लियर, एंटीपोडल सेल होगी। उसके बीच में ये बाकी की 3 होंगी, जो 2 ऊपर की साइड होंगी इस तरह से, और बीच में होंगे आपकी एग सेल, ठीक है। ये 2 कौन सी हुई, सिनर्जिड हुई, साइनर्जिड सेल्स, ठीक है, और जो बिल्कुल सेंटर वाली होती है ये होती है एग सेल, ठीक है भाई। देख लो 3 ये हो गई यहाँ से, ठीक है, 3 इसमें से आ गई, और बीच में कौन सी बची, बीच में 2 सेल बनी, जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, क्लियर है बच्चों। तो अब देख लो, इसको ही हम बोलते हैं फिलीफोम एपरेटस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, फिलीफोम एपरेटस, ठीक है, जिसमें आपकी सिनर्जिड सेल्स होंगी 2 और 1 होगी एग सेल। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फिलीफोम एपरेटस बोलेंगे, क्लियर है। तो अब पता चल गया कि ये कैसे 7 सेल है और 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 पूरी ये जो सेल है इसको हम 1 काउंट करते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई है, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होती है जो कि डेवलप होती है, क्लियर है। यही बिल्कुल सेम है हमने जो पढ़ा है इसमें, देख लो ये भी सारी कैसी हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं, सारी के सारी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं, 3 जो ये हैं और ये भी, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई हो गया। तो इसको और हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस में जिसमें हमारा क्या बनना होता है, एग सेल्स बनती है, और इसमें जो है क्या होते हैं, 3 बार माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस जो है वो 3 टाइम्स होगा, हमेशा याद रखना, कई बार जो है पूछ लिया जाता है कि माइटोसिस जो है वो कितने टाइम्स होता है, तो माइटोसिस जो है 3 टाइम होगा, माइटोसिस डिवीजन। और अंदर वाला देख लो, ओनली शोइंग गैमीट्स, ये सारे जो है गैमीट शो कर रहे हैं, और 1 जो होती है ये आपकी जो एग सेल है, एग सेल होगी यहाँ पे, और ये आपकी पोलर न्यूक्लियाई होगी, जो कि फर्दर अब आगे हम हेल्प पढ़ेंगे कि इनका आगे होना क्या होता है, ठीक है, कैसे जाइगोट फॉर्मेशन होती है क्या। तो समझ में आ गया बच्चों, देख लो, और बढ़िया से डायग्राम है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। अब एक पॉइंट देख लेते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है,
मेगा स्पोरोजेनेसिस तो हमने पढ़ लिया कि मेगा स्पोर मदर सेल से जो मेगा स्पोर बनते हैं वो कैसे होता है, वो होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। लेकिन मेगा गैमेटोजेनेसिस जो अभी हमने पढ़ा है कि कैसे मदर सेल से कैसे गैमीट फॉर्मेशन बनते हैं, उनको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमीट चाहे मेल गैमीट हो फीमेल गैमीट हो, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस द development of a megaspore into an embryo sac through a highly reduced one stage in the life cycle of vascular plant। यानी जो मेगा गैमेटोजेनेसिस है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट होता है एक मेगा स्पोर का, और किसमें इनटू एन एम्ब्रियो सैक। यानी जो मेगा स्पोर थी, जो मेगा स्पोर बने थे, हैप्लॉइड मेगा स्पोर थे, वो किस में कन्वर्ट हुए, एम्ब्रियो सैक में, थ्रू हाईली रिड्यूस्ड वन स्टेज, ठीक है। रिड्यूस वन स्टेज होती है ज़्यादातर वेस्कुलर प्लांट्स में, ठीक है। मेगा गैमेटोजेनेसिस इन्वॉल्व 3 आइडेंटिफाइएबल इवेंट्स, और इसमें कौन कौन से 3 मेन इवेंट्स होते हैं। ए सीरीज ऑफ माइटोसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस, यानी इसमें माइटोसिस डिवीजन होती है, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन चलती है जो हमने अभी पढ़ी, लेकिन उसमें साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं होता, यानी सेल का डिवीजन नहीं होता, ठीक है। सेल डिवीजन नहीं होता। सेल्यूलराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियाई, यानी सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियाई है उनको हम बोलेंगे सेल्यूलराइजेशन। उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन, ये भी हम आगे पढ़ने वाले कि सेल डिफरेंशिएशन में मतलब कैसे कैसे कौन सा पार्ट जो है क्या बनाने वाला है, कैसे लाइफ साइकिल उसकी चलने वाली है। क्लियर है। अब देख लो, ये जो अब हम पूरा प्रोसेस पढ़ रहे थे जिसमें हम मेगा गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया, उसमें हमें पढ़ना है कि ये जो एम्ब्रियो सैक है जिसमें ये पूरा प्रोसेस होता है एक्चुअली वो कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। पहला है देयर आर 3 टाइप ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस रिस्पेक्टिवली, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होना है, यानी मेगा स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो कैसे बन रही थी, वो एम्ब्रियो सैक किस तरह का हो सकता है। पहला मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, मोनो का मतलब एक, वन स्पोर बनता है अगर एम्ब्रियो सैक में, डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर एंड इट सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, पॉलीगोनल एंड ऑर्नियोथेरा टाइप, ठीक है। यानी जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक होता है, मोनोस्पोरिक हमने पढ़ा था कि अगर एक मेगा स्पोर मदर सेल से, ठीक है, हमारा क्या बनता है, 1 मोनोस्पोर बनता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। क्लियर। दूसरा है बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, यानी जिसके अंदर 2 स्पोर फॉर्मेशन आ रहे हों, द एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड इनटू फॉर्म डायड सेल, ठीक है। डायड सेल कैसी होंगी, इस तरह की, ठीक है, 2 डायड सेल बना लेती हैं। देयर इज ओनली 1 डायड सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, जिसमें से एक जो है, सिर्फ एक सेल जो है वो मियोटिक डिवीजन करेगी एंड अदर जो दूसरे वाली होगी वो डिजनरेट हो जाएगी। फर्दर इट सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, उसके बाद ये वाली जो सेल है ये फर्दर 2 टाइप के एम्ब्रियो सैक बनाती है, जिसको हम एलियम टाइप बोलते हैं एंड एंडीमायोन टाइप बोलते हैं। क्लियर। तो बाईस्पोरिक में, मोनोस्पोरिक में 1 मोनोस्पोर बनता है, ठीक है। उसके बाद जो बाईस्पोरिक होती हैं जिसमें डायड सेल बनती हैं, 2 सेल बनती हैं, 2 में से एक जो है डीजनरेट हो जाएगी और एक जो है फर्दर जो है मियोटिक डिवीजन होगा उसका। क्लियर है। उसके बाद है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, जिसमें कि मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड होके कितनी 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाइड बना रही थी, ठीक है, बनाती ना, टेट्राड सेल बनाती हैं, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ऑल द 4 न्यूक्लियाई टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक बनाने में हेल्प करते हैं। इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू नो न्यूक्लियर फिजन एंड नो न्यूक्लियर फ्यूजन, ना उसमें कोई फिजन होता है, ठीक है, ना ही कोई फ्यूजन होता है, ठीक है। क्लियर है। ये एक यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ पे एक ही देख लेते हैं, ये कट कर देना इसको, ठीक है। यानी न्यूक्लियर फिजन इसमें नहीं होता, फ्यूजन न्यूक्लियस जो है वो नहीं जुड़ते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट हमारा हो गया है। उसके बाद जो हमारा रह गया था, उस दिन हमारा रह गया था कि एक्चुअल में माइक्रोस्पोरेंजियम हमने पढ़ लिया था, ठीक है, लेकिन उसमें जो एक पार्ट था, रिमेनिंग पार्ट था कि पॉलन ग्रेन एक्चुअल होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो
देख लो, ए पोलन ग्रेन इज ए माइक्रोस्कोपिक बॉडी दैट कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल और स्पर्म सेल ऑफ ए प्लांट। यानी देखो ये इस पे क्या दिखाई दे रहा है, ये जो तुम्हें यहाँ पे अगर येलो येलो सा तुम देखोगे, ये जो सारा पार्ट है, ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो जिससे कई बार अगर तुम हिबिस्कस का प्लांट को अगर टच करके देखो तो ऊपर जो है थोड़ा पाउडरी या शाइनी पाउडरी सा तुमको मिलेगा, जो कि क्या होते हैं, वो होते हैं पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है। माइक्रोस्कोपिक मतलब आपको बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वो अच्छे से दिखाई देंगे, विजुअल होंगे। दैट कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी जो मेल प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो कंटेन करते हैं पोलन ग्रेन। क्लियर है? इट इज ए क्रूशियल इन ए प्लांट्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यानी यही पोलन ग्रेन जो कि रिप्रोडक्टिव सेल इनके अंदर होती हैं, जनरेटिव सेल्स होती हैं, जो कि हेल्प करेंगे आगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। तो पोलन ग्रेन जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का। क्लियर? देख लो स्ट्रक्चर, देख लो पोलन ग्रेन की। देखो भाई, ये हो गई पोलन ग्रेन जो है, आपने बुक में भी, एनसीईआरटी की बुक में भी देखा होगा, कई तरह के दुनिया भर के उसके वेरियस शेप और साइज हो सकते हैं, अलग अलग तरह के दिखाई दे सकते हैं। पोलन ग्रेन में बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। तो एक डायग्राम हमने लिया है, इसमें हम पढ़ लेते हैं। जो पोलन ग्रेन है, पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन की जो सेल होती हैं, इंटेग्यूमेंट या जो लेयर होती हैं, दो होती हैं। एक होती है एक्साइन, यानी जो आउटर हो गई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सोस्पोर। एक्सो मतलब आउटसाइड, ठीक है। उसके बाद एक होती है इंटाइन, दिख पा रहा है भाई, इंटाइन यानी एंडोस्पोर, जो कि इंटरनल लेयर होती है। क्लियर? दो मेन सेल हो गई। ये होता है हमारा जर्मपोर। जर्मपोर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। क्लियर? उसके बाद ये इसमें हो गई जनरेटिव सेल। क्लियर? जनरेटिव सेल को ही रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जिनमें रहता है स्पर्म, और यही आगे हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, एक हो गई हमारी वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स क्या होगी? जितने भी जनरेटिव सेल्स होती हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। उसके बाद ये न्यूट्रेटिव सेल होगी। क्लियर है? तो पोलन ग्रेन के अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, एक होती है एक्साइन जो आउटर साइड होगी, जिसको हम एंडोस्पोर बोलेंगे। एक होगी इंटाइन जो अंदर की लेयर होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पोर बोलेंगे, उसको एक्सोस्पोर बोलेंगे। ठीक है, और इसी में ही क्या होता है, एक जर्मपोर होता है, जहाँ से पोलन ट्यूब जो है बननी शुरू होती है। उसके बाद इसी के अंदर एक न्यूक्लियस में जनरेटिव सेल होती हैं, दो जनरेटिव सेल होती हैं, और उसके बाद एक होती है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को हम न्यूट्रेटिव सेल बोलते हैं, यानी न्यूट्रिशन कोई तो चाहिए भाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो वो वेजिटेटिव सेल होती हैं, और दो हमारी जनरेटिव सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इंटाइन थिन डेलिकेट वॉल ऑफ द अनअल्टर्ड सेल्यूलोज, यानी जो इंटाइन जो अंदर वाली जो लेयर है एंडोस्पोर होती है, वो एक बहुत थिन, बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक सी स्ट्रक्चर होती है, जो कि अनअल्टर्ड होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, क्लियर? दूसरा पॉइंट, एक्साइन जो बाहर वाली लेयर होती है बहुत टफ होती है, रेजिस्टेंट, आउटर सर्कुलर क्यूटिकुलराइज वॉल कंपोज लार्जली स्पोरोपोलेनिन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन को आप मतलब अगर हम इनकी वायबिलिटी की बात करें, इनके टाइम की बात करें, तो पोलन ग्रेन जो है बहुत टाइम तक जो है वो लिविंग रह सकते हैं, मतलब एक ऐसी डॉर्मेंट स्टेज में रह सकते हैं कि अगर आप उनको बहुत टाइम हो गया रखे हुए और आप उनको ग्रो करवाना चाहें तो वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ है उनके अंदर कि वो डीजनरेट नहीं होते या डिकम्पोज नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। तो जो एक्साइन लेयर होती है ये इनकी बनी होती है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, इसी की वजह से ये लेयर जो है, इसी की वजह से पोलन ग्रेन जो है वो रेसिस्टेंट होंगे। ठीक है, विच इज टर्न कंसिस्ट ऑफ टू लेयर। ठीक है, एक होती है टैक्यून लेयर और दूसरी होती है हमारी फुट लेयर। ठीक है, सेपरेटेड बाय ए रीजन कॉल्ड द कॉल्यूमेला। ठीक है, यानी जो स्पोरोपोलेनिन होती है, स्पोरोपोलेनिन में
2 लेयर की बनी होती हैं और इन 2 लेयर को भी जो बीच में से डिवाइड करता है, बीच में से सेपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं कॉल्यूमेला, विच इज़ कंपोज स्ट्रेंथनिंग रोड्स, जो कि इनको पॉलन ग्रेन को स्पोरोपोलिन केमिकल की वजह से स्ट्रेंथन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरा, जो एक्साइन जो आउटर लेयर होती है बियर स्पाइन्स और वार्ड्स इज ए वेरियसली स्कल्प्टेड एंड द कैरेक्टर marking is often of value for the identifying genus, species or even cultivar or individual। यानी ये जो एक्साइन लेयर होती है इसी पे ही क्या पाए जाते हैं, स्पाइन और वार्ड्स, ठीक है, या फिर यही जो है कैरेक्टर जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कितना वाइएबल हो सकता है सीड और कितना लाइफ टाइम तक वो रह सकता है, ठीक है। तो एक्साइन जो लेयर होती है उसमें पाया जाता है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन की वजह से ही वो जो सीड है या फिर वो जो पॉलन ग्रेन है वो मतलब वाइएबल हो सकता है, लाइफ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। देख लो फंक्शन, देख लो पॉलन ग्रेन के फंक्शन ऑफ पॉलन वॉल, ये जो पॉलन वॉल है जो इसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है, इसके क्या क्या फंक्शन है। प्रोटेक्ट द स्पर्म वाइल मूवमेंट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये जो वॉल होती हैं वो क्या काम करती है, वो जो उसके अंदर जो स्पर्म होता है या जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं उनको वो कब तक बचा के रखती है, जब तक कि उसकी लैंडिंग कहाँ पर ना हो जाए, स्टिग्मा पर ना हो जाए, ठीक है। यानी एंथर से स्टिग्मा तक के पहुँचने में ये जो वॉल है वो हेल्प करती है, क्लियर है। दूसरा, प्रोटेक्ट वाइटल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ड्राइंग आउट एंड सोलर रेडिएशन। ये जो वॉल होती हैं मैंने भी बताया, जो स्पोरोपोलिन जो होता है बहुत हार्ड और टफ रेजिस्टेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेफ रहेगा और किसी भी और आउटर जो सोलर रेडिएशन है उनसे भी उसको वो बचा के रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा। द आउटर पॉलन वॉल विच प्रिवेंट द पॉलन ग्रेन फ्रॉम श्रिंकिंग, क्रशिंग एंड जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग डेसिकेशन। यानी जो पॉलन वॉल होती है, पॉलन वॉल किस में हेल्प करेगी कि जो पॉलन ग्रेन है वो श्रिंक ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, मैच्योरेशन से पहले उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल को ड्यूरिंग डेसिकेशन उसके मैच्योर होने तक उसको अच्छे से सेव करके रखती है, सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो यही सारे काम होते हैं, क्रशिंग मतलब पिसना, यानी उसको सारी चीज़ों से वो प्रोटेक्ट करके रखती है पॉलन वॉल, ठीक है। देखो एक स्लाइड हो रहा है, इसमें मैं थोड़ा बता देती हूँ। कुछ प्लांट्स की, कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट की स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसमें जो पॉलन ग्रेन होती है आर शेड ऑफ एट द 3 सेल्ड स्टेज। 3 सेल्ड स्टेज का मतलब होता है जिसमें 2 जनरेटिव सेल होंगी और 1 वेजिटेटिव सेल होगी, ठीक है। दिस हैपन्स व्हेन द जनरेटिव न्यूक्लियस फर्दर डिवाइडेड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 मेल गैमेट। यानी जिसमें कौन सी जो जनरेटिव सेल होगी, जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल रखता है, वही सेल आगे जो है फर्दर डिवाइड होगा माइटोटिकली और 2 मेल गैमेट बनाता है, ठीक है। ये किसमें है, कुछ स्पीसीज में होता है, इसको हम बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। याद रखना बच्चों कि 3 सेल स्टेज कैसी होती हैं। एक तो वेजिटेटिव सेल होती हैं, लेकिन कुछ में क्या होती है, जो एक जनरेटिव सेल होती है वो माइटोटिकली पहले ही अपने आप को पहले 2 सेल बनाता है, उसके बाद वो तीनों जो है, एक वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। अब देखो 2 male gametes and 1 vegetative cell are the 3 cell found in a pollen grain when it is said at the 3-celled stage। और जिसमें पहले से ही 2 मेल गैमेट हो और 1 वेजिटेटिव सेल पहले से ही हो तो उसको फर्दर माइटोटिकली डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है भाई। देखो हमने पता है कि एक सेल जो है एग सेल के साथ जाके जुड़ती है और दूसरी जो है एंडोस्पर्म के लिए हेल्प करती है, यानी एम्ब्रियो से
बनती है। तो उसमें क्या होता है, अगर उसमें पहले से ही 2 जनरेटिव सेल हैं तो उसको माइटोटिक डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी में एक जनरेटिव सेल है, एक ही वेजिटेटिव सेल है, तो उसमें क्या होगा, उसमें पहले जनरेटिव सेल को क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो बच्चों आज हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए कि मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पोलन ग्रेन एक्चुअल होते क्या हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती हैं और जो कि मेल पार्ट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कलेक्ट करती हैं, यानी जो पोलन ग्रेन है वो होते हैं। जो पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है जो आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन की, जिसको हमने एक्साइन दिया, उसमें एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, जो जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन है बहुत हार्ड होगा, टफ होगा और रेसिस्टेंट होगा किसी भी कंडीशन में स्टेबल रहने के लिए। ठीक है, स्टेबल रहेगा उसको पोलन की वजह से। उसके बाद हमने फंक्शन पढ़े कि पोलन वॉल की क्या क्या फंक्शन है। तो पोलन वॉल क्या करता है, जो मेल गैमेट है उनको प्रोटेक्ट करता है और जो जेनेटिक मटेरियल है वही जेनेटिक मटेरियल को बिफोर डेसिकेशन प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ लिया कि 3 सेल्ड स्टेज क्या है, 2 सेल्ड स्टेज क्या है। क्लियर? अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो ये जो आपके नीट में पूछे गए हैं और आपके स्टेट बोर्ड में भी आ जाते हैं। What is the minimum number of a meiotic division required to obtain 120 pollen grain of a maize? ठीक है, यानी जो मेज का जो प्लांट है उसमें 120 पोलन ग्रेन है। ठीक है, तो उस यानी जो एंथर पार्ट है उसमें 120 पोलन ग्रेन है। क्लियर? तो उसने कहा है कि मिनिमम कितने मियोटिक डिवीजन होंगे। भाई कितने डिवीजन होंगे, हमने बता जो मेगा स्पोर मदर सेल होती हैं उसमें 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, सॉरी इसको यहाँ से, चलो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, 4 पोलन ग्रेन बन गए हमारे, 4 पोलन ग्रेन होते हैं। तो 120 पोलन ग्रेन के लिए हमें कितनी माइटिक डिवीजन लगेंगी, एक के लिए ये लग रही थी, तो इसका आंसर होगा 120 को आप डिवाइड कर दो सीधा 4 से। ठीक है, तो 4 तो कितना आ गया, द करेक्ट आंसर यानी 30 मियोटिक डिवीजन लगेंगी 120 पोलन ग्रेन को ऑब्टेन करने में। क्लियर? यानी अगर 120 पोलन ग्रेन है तो 30 क्या है, मियोटिक डिवीजन उसको चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके सारे क्वेश्चन वो हैं जो नीट में पूछे गए हैं। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, यानी मेगा स्पोरेंजियम किसके इक्वल है, किसके सिनोनिम है, एम्ब्रियोसेक, फ्रूट, न्यूसिलस या फिर ओव्यूल। हाँ भाई, मेगा स्पोरेंजियम किसके किसके इक्वल होता है, मेगा स्पोर मदर सेल बनते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल ही तो बन रहे थे। उसके बाद है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों में से आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, उसमें से देखना है कि उसमें से करेक्ट कौन सी है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कोल्ड इन टाइम, नहीं गलत है तो। नेक्स्ट, स्पोरोजेनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, नहीं वो भी 2n होते हैं। क्लियर है? एंडोथीशियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, नहीं। टैपेटम नरिश द डेवलपिंग पॉलन। ठीक है, तो हमारा ये राइट आंसर है कि टैपेटम ही वो वॉल होती है जिसमें से पॉलन ग्रेन के लिए न्यूट्रिशन वो उसको प्रोवाइड करती है। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस इज टू। फिलीफॉर्म का मतलब था जहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल थी और एक एग सेल थी, तो वहाँ पे किसका काम करेगी, रिकॉग्नाइज द सुटेबल पॉलन एट स्टिग्मा। अच्छा, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, प्रोड्यूस नेक्टर या गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, यानी जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहीं पे ही फिलीफॉर्म अपरेटस बनता है जो कि गाइड करती है पोलन ग्रेन को कि भाई यहीं से आपको एंट्री करनी है, यहीं पे ही एग सेल है, यहीं पे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो अकर होना है।
क्लियर? ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो अभी जो हमने पढ़ा, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विदस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम, यानी ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन पे भी, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन हो, हाई टेम्परेचर हो, कोल्ड टेम्परेचर हो, या फिर एसिडिटी हो, या फिर जो किसी एंजाइम से भी डिग्रेड या नष्ट ना किया जा सकता हो, तो वो होता है, कौन कौन से पढ़े थे? क्यूटिकल, स्पोरोपोलेनिन, लिग्निन या सेल्यूलोज। तो किसकी वजह से थी? पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर थी, दैट इज स्पोरोपोलेनिन इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी एस प्लांट स्ट्रक्चर का ऐसा कौन सा पेयर है या कौन से ऐसा पेयर है जिसमें कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, किसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल, ठीक है, एग सेल एंड एंटीपोडल सेल, न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल, एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो भाई उसमें भी नहीं होता, तो यानी मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। एंटीपोडल सेल कैसे होते हैं? वो भी हैप्लॉइड इन नेचर होती हैं, ठीक है। उसके बाद मेगास्पोर एंड एंटीपोडल सेल, न्यूक्लियस तो हमारी कैसी होंगी? डिप्लॉइड होंगी, ठीक है। एग न्यूक्लियस भी नहीं होगा, तो इसमें हमारी होगी एग सेल एंड एंटीपोडल सेल। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय ए कालोज वॉल, ठीक है। कौन सी वॉल थी जिसमें कालोज वॉल होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेल गैमेट, एग सेल या पोलन ग्रेन। भाई ये एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे पे छोड़ती हूँ, कोई भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिख के भेजेगा, ठीक है। मुझे भी तो थोड़ा मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। बाकी ये आपके क्वेश्चन हैं जो आपकी लास्ट वाली, जो आपका चैप्टर ख़त्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन हैं जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है जो आपके कैसे मतलब जो है बड़े क्वेश्चंस में आप इसको रख सकते हो कि विद ए नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, यानी ओव्यूल की आपको स्ट्रक्चर बनानी है, कितने टाइप के ओव्यूल होते हैं, अच्छे से डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद उनको सबको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करना है, हर उसका क्या फंक्शन है ये भी आपको इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है? हमने मेगास्पोर मदर सेल बनाई थी, तो मेगास्पोर मदर सेल से जब एक मेगास्पोर मदर सेल से बाद में हमारी एक ही सेल बनती है जो कि फर्दर डिवाइड करती है, तो इस बनने के प्रोसेस को ही हम, इसमें वन मोनोस्पोर मदर सेल बनती है या बचती है, उसको ही हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी जो हमने पढ़ा व्हाट इज ए नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाना, उसमें सिनर्जिड सेल बनाना, एंटीपोडल सेल, एग सेल, सेंट्रल पोलाई, तो वो सारा आपको इसमें अच्छे से लिखना है। क्लियर है? इसमें एक और देख लेती हूँ, एक क्वेश्चन और है शायद, देखो ये रहा, ये देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपिटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल। जो हमने पोलन ग्रेन की जो वॉल पढ़ी है या जो टेपिटम पढ़ा है उसका क्या
रोल है, ठीक है। टैप्टेम क्या करता है पोलन ग्रेन के लिए, ठीक है। तो ये सारे आपको जो आपकी बुक की एक्सरसाइज भी थी या जो आपके नीट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे रिगार्डिंग आपको कैसे लिखना है, अब इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि एक्चुअल में आपको इन क्वेश्चन को कैसे लिखना है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सको। इस पर आगे मैं फर्दर आपको कल थोड़े से टिप्स देती हूँ बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, जो भी थोड़ा बहुत होगा, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बच्चों मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा 1-2 कमेंट करो कि हाँ भाई ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं थोड़ा और एफर्ट करूँ। क्लियर है? और इसके बाद बाकी हम जो है आगे फर्दर इस पर अब काम ही कर रहे हैं। अब शुरू और भी ज़्यादा बेहतर करेंगे, कोशिश करेंगे और बेहतर हो चीज़ें, आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए इसको एंड करते हैं और खुश रहिए, इंजॉय करिए लाइफ को, ठीक है, और पढ़ते रहिए, ठीक है। साथ साथ पढ़ना भी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी साथ साथ आ ही रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।